हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, झारखंड स्पेशल में आज हम लोग झारखंड के इम्पोर्टेंट जीके जीएस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है आने वाले जितने भी झारखंड के अंतर्गत जो जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं, जैसे कि लैब असिस्टेंट, पीजीटी, टीजीटी वगैरह जो भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इसमें टोटल 40 प्रश्न रहेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड भूमिज रिवोल्ट। जो भूमिज विद्रोह जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में राजस्व में वृद्धि, बी जबरन श्रम, सी में दिया गया है बेरोजगारी में वृद्धि और डी में दिया गया है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। तो जो भूमिज विद्रोह जो हुआ था इसका मेन रीज़न था राजस्व में वृद्धि, दैट मीन्स इंक्रीज इन रेवेन्यू। जो वहाँ के ज़मींदार जो थे उन लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूलना, ये इसका मेन कारण था। हालांकि इसके और भी कई कारण थे, उसे भी जानते हैं। तो जो भूमिज विद्रोह जो है ये 1832 से लेकर 1833 तक ये चला था ये विद्रोह। और इसका नेतृत्व जो है ये गंगा नारायण जी के द्वारा ये किया जा रहा था। और इसका जो प्रभाव क्षेत्र था ये वीरभूम और सिंहभूम क्षेत्र में ये विद्रोह किया जा रहा था। अब इसमें कुछ अन्य कारण थे इस विद्रोह के, जैसे कि वीरभूम राजा और वहाँ के पुलिस अधिकारियों और मुंसिफ नामक दरोगा तथा अन्य दीकुओं कहने का मतलब जो बाहर से आके उस क्षेत्र में बस गए हैं और उन क्षेत्र के जो आदिवासी लोग जो थे उन बाहरी लोगों को दीकू कह के पुकारते थे। तो इन लोगों के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। और इसका दूसरा कारण अगर देखा जाए तो स्थानीय व्यवस्था पर कंपनी की शासन व्यवस्था को थोपा जाना इसका दूसरा कारण था। और कारण था जो कि मेन कारण था, जो दमनकारी लगान व्यवस्था लागू करना, मतलब सबसे ज़्यादा टैक्स वगैरह वसूल करना उस क्षेत्र में, इसका मेन कारण था। अब इसका शुरुआत जो है, जो भूमिज विद्रोह जो हुआ था इसका शुरुआत 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को ये शुरू हो गया था। और ये क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि वीरभूम परगना के जमींदार के सौतेले भाई और दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी गई थी ये गंगा नारायण सिंह जी के द्वारा। और तब से ये विद्रोह शुरू हो गया था 26 अप्रैल से। अब इस विद्रोह में जो है ये कोल जनजाति के लोग, हो जनजाति के लोग ये गंगा नारायण को सपोर्ट कर रहे थे और ये विद्रोह चल रहा था। अब नेक्स्ट अगर जानते हैं तो ये 7 फरवरी 1833 को खरसवां के ठाकुर चेतन सिंह के द्वारा गंगा नारायण सिंह को मार दिया गया। और मारने के बाद इसका जो सर था ये कैप्टन विल्किंसन के पास ये भेज दिया गया। तो जब गंगा नारायण सिंह जब मारा गया तब इसका नेतृत्व कोई नहीं प्रदान कर पा रहा था। उस टाइम से ये जो विद्रोह है ये कम पड़ता गया और धीरे धीरे ये विद्रोह ख़त्म हो गया। तो ये था दोस्तों जो भूमिज विद्रोह जो हुआ था उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, वेयर इज़ राजमहल फॉसिल सेंचुरी इज़ लोकेटेड। मतलब जो राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है हमारे झारखंड में। इसमें ऑप्शन दिया गया है पाकुड़, पलामू, चतरा, साहेबगंज। तो जो झारखंड राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य जो है ये साहेबगंज ये ज़िले में हमारे राज्य में सिचुएटेड है, तो इसे ध्यान में रखें। और यह जो है ये झारखंड के साहिबगंज से लेके पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट तक ये 193 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और ये एक पर्यटन स्थल भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग 145 से लेके 200 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसीलिए ये काफ़ी फेमस है और ये हमारे झारखंड राज्य के साहिबगंज ज़िले में ये सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल सूबेदार्स क्रश्ड द रेबल्स। शोभा सिंह जो बंगाल का था एंड रहीम खान जो उड़ीसा का था, हु हैज रैंसैक्ड एंड कैप्चर्ड द सिटी ऑफ राजमहल इन 1697। मतलब निम्नलिखित में से किस मुगल सूबेदार ने 1697 में विद्रोहियों शोभा सिंह और रहीम खान को कुचल दिया था, जिन्होंने राजमहल शहर में तोड़फोड़ की थी और उस पर कब्जा कर लिया था। तो ये किनके द्वारा ये इन दोनों को कुचला गया था। ये कुचला गया था ज़बरदस्त खान के द्वारा इन दोनों को कुचला गया था, क्योंकि इन दोनों के द्वारा राजमहल शहर में तोड़फोड़ किया गया था और उस पर कब्जा कर लिया गया था। तो ये मुग़ल सूबेदार जो था
ज़बरदस्त खान, इनके द्वारा ये एक्शन लिया गया और इन दोनों को कुचल दिया गया और वो फिर से रीस्टोर किया गया उस क्षेत्र को। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, व्हाट इज़ बेतला नेशनल पार्क फेमस फॉर। जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए प्रसिद्ध है। इसमें दिया गया है ए में टाइगर रिजर्व, बी हाथी रिजर्व, सी चीता रिजर्व और डी में दिया गया है तेंदुआ रिजर्व। तो जो बेतला नेशनल पार्क जो है ये टाइगर रिजर्व के लिए ये फेमस है, तो ये ध्यान में रखें। और जो बेतला टाइगर रिजर्व जो है ये लातेहार और पलामू ज़िलों के जंगलों के बीच में ये सिचुएटेड है। यहाँ पर अगर टाइगर देखना हो तो ज़रूर जाएं। यहाँ पर कुछ यहाँ पर फ़ी ली जाती है, जिसमें मतलब गाड़ी का चार्ज जो 4 व्हीलर वो किया जाता है, जो 1200-1300 या कुछ इस तरह करके फ़ी लेता है, जो आपको जंगल घुमाएगा। अगर नसीब होगा तो 1-2 टाइगर दिख जाएंगे और नहीं हुआ तो फिर दूसरे जानवरों को देख के वापस आना पड़ेगा। हालांकि मैं जब बीएड कर रहा था पलामू से, उस टाइम मैं यहाँ पर कभी कभी जाया करता था जब मुझे घूमने का टाइम मिलता था। तो दोस्तों के साथ ये मेरा फ़ोटो है और मैं ये जो कभी अकेले गया हूँगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, स्वर्ण रेखा रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। जो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना जो है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये शुरू किया गया था। इसमें ऑप्शन दिया गया ए में दूसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना, चौथा पंचवर्षीय योजना और डी में दिया गया है 5वां पंचवर्षीय योजना। तो जो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना जो है ये हमारे राज्य में ये 5वें पंचवर्षीय योजना के तहत इसको लाया गया था। और इस परियोजना में जो है स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल बांध बनाया गया था और खरकई नदी पर ईचा बांध और एक बैराज का निर्माण किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। और यह जो परियोजना जो है ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में संयुक्त रूप से ये परियोजना को लाया गया था, जो कि 5वां पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक चला था। उसी के बीच में ये लाया गया था हमारे राज्य में। अब 5 ईयर प्लान्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसको जो है बॉम्बे प्लान के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो फर्स्ट टाइम जो है पंचवर्षीय योजना जो लाया गया था ये सोवियत यूनियन में लाया गया था। मतलब अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो ये जो रसिया है उसी को पहले सोवियत यूनियन बोला जाता था। और ये जोसेफ स्टालिन के द्वारा ये लाया गया था और ये 1928 में लाया गया था। तो ये ध्यान में रखें। और इसी पे बेस्ड है जो हमारे देश में भी लाया गया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, जो ये पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं। अब ये हालांकि अब इसको ख़त्म कर दिया गया है और ये 2015 में ये ख़त्म किया गया था और इसको रिप्लेस किया गया है नीति आयोग के नाम से। मतलब जो पहले प्लानिंग कमीशन जो था उसको अब नीति आयोग के नाम से चलाया जा रहा है। अब ये जो पहले वाला जो प्लानिंग कमीशन जो था वो टॉप टू बॉटम अप्रोच था, मतलब ऊपर में प्लानिंग होता था और नीचे अप्लाई हो जाता था। लेकिन जो नीति आयोग जो लाया गया है ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है। मतलब पहले ग्राउंड इलाके में देखा जाएगा कि क्या ज़रूरत है लोगों को उस इलाके का, उसके अनुसार ऊपर में ये परियोजना तैयार किया जाएगा, पॉलिसी बनाया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा। तो ये इसका कुछ एक डिफरेंस है, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था ये 1951 से लेकर 1956 तक चला था। और ये हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लाया गया था। और ये जो प्लान जो था ये हॉवर्ड डॉमर मॉडल पे ये बेस्ड था, जो कि इसमें जो है टारगेट रखा गया था 2.1% का अचीव करने का, लेकिन इसमें ज़्यादा अचीव हुआ और ये 3.6% इसमें अचीव हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो ये भी ध्यान में रखें। और इस 5 ईयर प्लान में 1956 में 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लाइज किया था, मतलब IIT को एस्टेब्लाइज किया गया था, 5 IIT को। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये 1956 से लेकर 1961 तक ये चला था। और ये जो है PC महालनोबिस पे ये मतलब इसका अगर देखा जाए तो इस मॉडल पे ये बेस्ड था, मतलब PC महालनोबिस मॉडल पे ये बेस्ड था जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था। और इसमें टारगेट रखा गया था 4.5% का, लेकिन इसमें अचीव हुआ था थोड़ा सा कम, मतलब 4.27% इसमें अचीव हुआ था। तो ये ध्यान में रखें। अगला 5 ईयर प्लान है जो कि थर्ड 5 ईयर प्लान है, जो कि 1961 से लेकर 1966 तक ये चला था। अब इसमें जो है पंचायती राज इलेक्शन को इसमें इंक्लूड किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे देश में इसी 5 ईयर प्लान में। इसमें जो टारगेट ग्रोथ रखा गया था इसमें 5.6 रखा गया था
मतलब 5.6 इसमें रखा गया था, लेकिन इसमें अचीव हुआ था ये 2.4% केवल इसमें अचीव किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें, इसमें बहुत कम ही अचीव किया गया था, जितना इसमें टारगेट किया गया था उससे काफ़ी ज़्यादा कम इसमें अचीव हुआ था। तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं 4th 5 ईयर प्लान, जो कि 1969 से लेकर 1974 तक ये चला था, और इसको गडगिल फार्मूला पे बेस्ड ये 4th 5 ईयर प्लान था। और इसमें जो है 14 मेजर इंडियन बैंकों को नेशनलाइज किया गया था इस 5 ईयर प्लान में, और इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन को भी लाया गया था इसी के अंतर्गत। और इसमें जो टारगेट रखा गया था ये 5.6% रखा गया था, लेकिन 3.3% ही इसमें अचीव हुआ था। मतलब ये भी कुछ ज़्यादा खास ये इसमें नहीं अचीव किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो 5 ईयर प्लान से ये रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न लोकेटेड। मतलब दक्षिणी छोटा नागपुर मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय जो है ये रांची में सिचुएटेड है, दक्षिणी छोटा नागपुर मंडल या फिर परमंडल जिसको बोलते हैं। और हमारे राज्य में जो टोटल परमंडलों की संख्या है ये 5 परमंडल हैं। हालांकि जिस टाइम हमारा राज्य मतलब अलग किया गया था झारखंड राज्य 2000 ईस्वी में, उस टाइम 4 परमंडल था, बाद में एक जोड़ा गया था जो कि ये कोल्हान परमंडल को बाद में जोड़ा गया था, और ये 2009 में जोड़ा गया था। और जो 5 परमंडल जो हैं ये उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू, कोल्हान, ये सभी टोटल 5 प्रमंडल हमारे राज्य में है। तो इसे ध्यान में रखें। और इन सब की जो राजधानियाँ हैं, दैट मीन्स मुख्यालय जहाँ पर सिचुएटेड है, ये उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग में, दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची में, संथाल परगना का दुमका में, और पलामू का मेदिनी नगर में, और कोल्हान का जो मुख्यालय जो है ये चाईबासा में सिचुएटेड है। तो ये भी ध्यान में रखें, हो सकता है आने वाले एग्जाम में इन सभी से प्रश्न बन सकें। तो ये भी ध्यान में रखें। और जो प्रमंडल जो होता है इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो कमिश्नर होता है, और इसमें जो मुख्य पुलिस अधिकारी ये डीआईजी होता है। तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, व्हेन वाज बंगाल टेनेंसी एक्ट पास्ड। मतलब कब बंगाल टेनेंसी एक्ट को पारित किया गया था। तो ये जो बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है ये 1885 ईस्वी को इसमें पारित किया गया था। और इसका मेन कारण जो था, मतलब बंगाल और बिहार में कृषि भूमि के किराएदारों को इस अधिनियम द्वारा कुछ अधिकार दिया गया था, जो बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में लाया गया था। अब इस एक्ट में जो टोटल जो था 196 खंड था, और 3 अनुसूचियां इस एक्ट में थे। तो ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब कैपिटल ऑफ झारखंड। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की उप राजधानी है। तो जो झारखंड की उप राजधानी जो है ये दुमका में सिचुएटेड है। तो इसे भी ध्यान में रखें। और झारखंड की राजधानी रांची में सिचुएटेड है। अब अगला प्रश्न जानते हैं, हु स्टार्टेड द अबुआ दिसुम मूवमेंट। मतलब जो अबुआ दिसुम आंदोलन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में गया मुंडा, बी शिबू सोरेन, सी सुखदेव भगत, और डी में दिया गया कार्तिक उरांव। तो जो अबुआ दिसुम आंदोलन जो था ये शुरू किया गया था गया मुंडा जी के द्वारा, इस आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, वेयर इज तोपचांची लेक सिचुएटेड। मतलब जो तोपचांची झील जो है ये कहाँ पर स्थित है हमारे झारखंड में। इसमें दिया गया ए रांची, बी रामगढ़, सी बोकारो, और डी में दिया गया धनबाद। तो जो तोपचांची झील जो है ये धनबाद में ये सिचुएटेड है हमारे झारखंड में। ये आपको दिख रहा होगा, यही है तोपचांची झील या फिर डैम जिसको बोलते हैं, या झील जो भी हो, ये धनबाद में सिचुएटेड है। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड। तब झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन था। जब झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, उस टाइम झारखंड का राज्यपाल कौन था। तो ये जो प्रभात कुमार जी जो थे ये हमारे झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। और अगर प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो वो बाबूलाल मरांडी जी थे हमारे झारखंड के। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हैज़ बीन अडॉर्न्ड विद द टाइटल ऑफ छोटा नागपुर केसरी। मतलब निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से विभूषित किया गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया, ए में राम विनोद सिंह, बी में राम नारायण सिंह, सी विनोद बिहारी महतो, और डी में दिया गया है हरिवंश सिंह। तो किसको
छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी गई है। तो ये राम नारायण सिंह जी को इस उपाधि से नवाजा गया है, जिसको छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी जाना जाता है, राम नारायण सिंह जी को। अब इनका जन्म जो है ये चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के अंतर्गत तेतरिया ग्राम में हुआ था, जो कि 19 दिसंबर 1884 में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का जो नाम था ये भोली सिंह इनके पिता का नाम था, और इन्होंने छोटा नागपुर केसरी और छोटा नागपुर के शेर के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न जानते हैं। जदकोर पूजा इज ए प्रोमिनेंट फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। मतलब जो जदकोर पूजा जो है निम्नलिखित में से किस जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में महली, बी असुर, सी खड़िया और डी में दिया गया है बिरजिया। तो जो जडकोर पूजा जो है ये खड़िया जनजाति की एक प्रमुख त्यौहार है, जो कि खड़िया जनजाति के द्वारा ये पूजा किया जाता है। अगला प्रश्न है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ एस्बेस्टस। मतलब झारखंड के किस जिले में एस्बेस्टस का सबसे बड़ा भंडार स्थित है। तो ये जो एस्बेस्टस का सबसे बड़ा भंडार जो हमारे झारखंड राज्य के ये कोडरमा जिले में ये सिचुएटेड है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस पाया जाता है झारखंड में, और ये कोडरमा में पाया जाता है। तो इसे भी ध्यान में रखें। अगला जानते हैं पतरातू प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। जो पतरातू रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है ये किस नदी पे ये सिचुएटेड है। तो ये जो है ये नलकारी नदी पे ये सिचुएटेड है, जो पतरातू परियोजना जो है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। ट्राइबल गॉड अटोगा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो जनजातीय देवता है अटोगा ये निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। तो जो अटोगा जो देवता जो है ये शिकार करने से ये रिलेटेड है। ये जो कि जनजातीय देवता ये माना जाता है, शिकार देवता इसको माना जाता है, जो ओटागा जो है। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न जानते हैं हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ झारखंड। मतलब झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में अमरेंद्र शाही, बी लक्ष्मण उरांव, सी में दिया गया है कुणाल तिवारी और डी में दिया गया है हैदर जैदी। तो झारखंड के प्रथम लोकायुक्त किनको बनाया गया था। ये बनाया गया था लक्ष्मण उरांव जी को बनाया गया था झारखंड के प्रथम लोकायुक्त। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। व्हाट इज द टर्म कॉइन्ड फॉर द डॉरी और वुमेन वेल्थ टेकन ड्यूरिंग द वेडिंग ऑफ सोरिया एंड मालपहाड़िया ट्राइब। मतलब सोरिया और मालपहाड़िया जनजातियों की शादियों के दौरान लिए जाने वाले दहेज या फिर स्त्री धन के लिए कौन से शब्द को मतलब यूज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में पौन, बी में दिया गया है बेवर, सी में दिया गया है बंदी और डी में दिया गया है केवट। तो ये किस चीज़ को बोला जाता है जिसको बधूमूल्य भी मतलब कहते हैं। तो ये बंदी इन लोगों के द्वारा ये इस वर्ड का यूज किया जाता है, जो सोरिया और मालपहाड़िया लोग जो हैं ये दहेज या फिर स्त्री धन को बंदी बोलते हैं। अगला जानते हैं वेयर इज सॉइल टेस्टिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। मतलब मृदा परीक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर ये सिचुएटेड है। तो ये जो है ये हजारीबाग में ये सिचुएटेड है, जो मृदा परीक्षण और अनुसंधान संस्थान जो कि हमारे झारखंड के हजारीबाग जिले में ये सिचुएटेड है। अगला जानते हैं वेयर वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ जंगल महल द रीजन ऑफ झारखंड फॉर्म्ड बाय मर्जिंग 23 परगनाज एंड महल्स इन 1805। मतलब 1805 में 23 परगना और महलों को मिलाकर झारखंड के क्षेत्र जंगल महल का मुख्यालय कहाँ पर ये था। तो इसका मुख्यालय जो था ये बांकुड़ा में ये सिचुएटेड था। तो इसे ध्यान में रखें। अगला प्रश्न जानते हैं व्हेन वाज द जगन्नाथ टेम्पल इन रांची स्टेबलाइज। मतलब जो रांची में जो जगन्नाथ मंदिर जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में 1685, 1687, 1689 और डी में दिया गया 1691। तो जो जगन्नाथ मंदिर जो धुरुआ में ये सिचुएटेड है रांची में, इसको बनाया गया था 1691 में इसको बनाया गया था। और इसको जो बनाया था ये नागवंशी राजा ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव के द्वारा इसको बनाया गया था, जो कि उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है
उसके तर्ज पे, मतलब जैसा वहाँ पर वो जगन्नाथ मंदिर है उसी के तर्ज पर यहाँ पर बनाया गया है रांची के धुरुआ में। तो ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न क्या है, प्रोडक्शन इन बोकारो स्टील प्लांट स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मतलब जो बोकारो स्टील प्लांट जो है इसमें उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष ये शुरू हुआ था। तो इसका उत्पादन जो है ये 1971 में इसको मतलब ये शुरू हुआ था। जब ये बनाया गया था 1964 में, मतलब इसका बनना शुरू हुआ था और 1971 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, जो बोकारो स्टील प्लांट जो है। और ये जो प्लांट जो है ये सोवियत संघ के सहयोग से ये बनाया गया, तो इसे भी ध्यान में रखें, जो कि अभी इसको रूस के नाम से जाना जाता है, सोवियत संघ को। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, व्हाट परसेंट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2016-17। मतलब 2016-17 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत ये था। तो इसका जो प्रतिशत ये था ये 12.75% इसका परसेंटेज था 2016-17 में। हालांकि ये प्रश्न रेयरली ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये पुराना डाटा के अनुसार है। जो नया डाटा होगा उसको आप एक बार देख लें करंट अफेयर में, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न जानते हैं, हु स्टेबलाइज द स्टेट ऑफ रामगढ़ इन 1368। मतलब 1368 में रामगढ़ राज्य की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो इसमें दिया गया है बागदेव सिंह, अर्जुन सिंह, लक्ष्मण सिंह, ठाकुर शाहदेव। तो ये किनके द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी 1338 ईस्वी में, 68 ईस्वी में। तो ये किया गया था बागदेव सिंह जी के द्वारा, इसकी स्थापना की गई थी रामगढ़ राज्य की स्थापना। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, वेयर इज पालकोट सेंचुरी लोकेटेड। जो पालकोट अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है, हमारे झारखंड में। इसमें दिया गया ए में पलामू, बी चतरा, सी गुमला और डी में दिया गया है साहिबगंज। तो ये पालकोट अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है गुमला जिले में, ये सिचुएटेड है हमारे झारखंड में। अब ये जो अभ्यारण्य जो है ये इसको 1990 में इसको बनाया गया था और ये जो है टोटल 184 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ ये अभ्यारण्य है, जो पालकोट अभ्यारण्य है। और ये जो है यहाँ पर जो पाए जाते जानवर जो हैं ये हाथी, तेंदुआ, भालू, सियार, बंदर, शाही, हरे, ये सभी जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसे भी ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, ये आपको दिख रहा होगा जो जो जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डोलोमाइट। तब झारखंड का कौन सा जिला डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन में ए हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और डी में दिया गया पलामू। तो कहाँ पर हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा डोलोमाइट पाया जाता है, तो ये पलामू में पाया जाता है। तो इसे भी ध्यान में रखें। अब अगला प्रश्न क्या है, दसम वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। जो दसम झरना जो है ये किस जिले में हमारे राज्य में सिचुएटेड है। तो ये जो झरना जो है ये हमारे राज्य के रांची जिले में ये सिचुएटेड है। तो इसे ध्यान में रखें, जो दसम वाटरफॉल जिसको बोलते हैं। अब और भी जितने भी वाटरफॉल्स हैं हमारे झारखंड में उसे भी जान लेते हैं। जैसे कि बूढ़ा घाघ और लोधा घाघ जो जलप्रपात जो है ये लातेहार में सिचुएटेड है और ये हमारे झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई जो है ये 143 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो जलप्रपात जो है ये बूढ़ा घाघ नदी पर ये स्थित है। तो इसे भी ध्यान में रखें। और दूसरा जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये हुंड्रू जलप्रपात है, जो कि रांची में सिचुएटेड है और इसकी ऊंचाई जो है ये 98 मीटर है और ये स्वर्णरेखा नदी पर ये सिचुएटेड है। और नेक्स्ट है हेपात जलप्रपात, जो कि गुमला में है। ये घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर ये सिचुएटेड है। और भी जलप्रपात है जैसे कि हिरनी जलप्रपात, ये पश्चिमी सिंहभूम में है और ये रांची चाईबासा मार्ग पर ये सिचुएटेड है। रजरप्पा जो कि रामगढ़ में सिचुएटेड है और ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर ये रजरप्पा वाटरफॉल सिचुएटेड है। नेक्स्ट है घाघरी, जो कि लातेहार में है और ये नेत्रहाट में घाघरी नदी पर ये सिचुएटेड है। अगला है जोन्हा, जिसको गौतम धारा भी बोला जाता है और ये भी रांची में है और ये राढ़ू नदी पर ये
सिचुएटेड है। तो ये रहा दोस्तों हमारे झारखंड के जितने भी वाटरफॉल्स हैं उन सभी को मैंने इसमें बता दिया। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, बोकारो स्टील प्लांट वाज स्टेबलाइज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान। मतलब जो बोकारो स्टील प्लांट जो है इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है ये हमारे बोकारो मतलब जो ज़िला है इसमें किया गया था। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको स्थापित किया गया था जो बोकारो स्टील पावर प्लांट है। तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, व्हाट इज झारखंड नेशनल पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ कोल। मतलब कोयला उत्पादन में झारखंड का राष्ट्रीय स्थान कितना है। मतलब पूरे अगर देश को देखा जाए उसमें हमारे झारखंड का स्थान कितना है कोयला के उत्पादन में। तो इसका स्थान जो है ये पहले स्थान पे ये आता है हमारा झारखंड। मतलब सबसे ज़्यादा कोयला जो है भारत में हमारे झारखंड राज्य में ही पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखें। और इसका जो उत्खनन क्षेत्र है झरिया वगैरह जो है धनबाद बोकारो इन सभी इलाकों में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड। मतलब झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो ये जो जनजाति जो है उरांव जनजाति ये हमारे झारखंड राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसे ध्यान में रखें। और अगर पहला देखा जाए तो ये संथाल जनजाति हमारे झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और दूसरा उरांव और तीसरा अगर देखा जाए तो मुंडा जनजाति जो लोग हैं वो सभी तीसरे स्थान पे हैं हमारे झारखंड में। और अगर पूरे भारत में अगर देखा जाए तो ये भील जो जनजाति जो है ये सबसे ज़्यादा आदिवासी समूह के अंतर्गत आते हैं और दूसरा देखा जाए तो ये गोंड जनजाति आते हैं। तो ये भी ध्यान में रखें, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंगबोंगा इज ए प्रोमिनेंट गॉड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। मतलब जो सिंगबोंगा जो है ये निम्नलिखित में से किस जनजाति का एक प्रमुख देवता है। तो ये कौन से जनजाति का प्रमुख देवता है, ये मुंडा जनजाति का प्रमुख देवता है जो सिंगाबोंगा जो है। अगला प्रश्न है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ झारखंड। झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में NH33, बी NH22, सी में दिया गया NH143A और डी में दिया गया NH49। तो ये कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है हमारे झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये है NH33 राजमार्ग जो कि सबसे लंबा है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ झारखंड इन हेक्टेयर। मतलब झारखंड की कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितनी है। तो इसकी जो कुल क्षेत्रफल है हमारे राज्य की ये 7.9 मिलियन हेक्टेयर का क्षेत्रफल हमारे झारखंड राज्य का है। तो ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड बेस्ट MLA ऑफ झारखंड इन 2070। मतलब 2017 में झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किनको दिया गया था। तो इसमें दिया गया है MS सरस्वती देवी, बी विमला प्रधान, सी में दिया गया सुखदेव महतो और डी में दिया गया है बिरंची दास। तो ये किनको दिया गया था 2017 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार। तो ये दिया गया था विमला प्रधान जी को दिया गया था 2017 का सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार। अब और भी जितने दिए गए थे पुरस्कार उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि 2001 में अगर देखा जाए तो ये श्री विश्वेश्वर खां जी को दिया गया था सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार। और 2002 में श्री हेमलाल मुर्मू जी को, 2003 में श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को, 2004 में श्री लोकनाथ महतो, 2005 में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, 2006 में श्री राधाकृष्ण किशोर, 2007 में श्री पशुपति नाथ सिंह जी को, 2008 में श्री इंदर सिंह नामदारी को और 2010 में दिया गया है श्री जनार्दन पासवान जी को, 2011 में माधवलाल सिंह जी को, 2012 में रघुवर दास जी को दिया गया था, 2013 में श्री लोबन हेम्ब्रम जी को, 2015 में श्री प्रदीप यादव, 16 में स्टीफन मरांडी, 17 में विमला प्रधान। यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जितना है उसको एक बार ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर 2022 का देखा जाए तो ये श्री विनोद कुमार सिंह जी को दिया गया है बेस्ट MLA का अवार्ड। और 2021 में अगर देखा जाए तो ये श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी को दिया गया है। तो इसको एक दो बार देख लें, वीडियो को पॉज करके पढ़ लें खुद से ताकि दिमाग में रिकॉल हो और हो सके तो आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी
स्टेबलाइज इन धनबाद इन ईयर 2070, मतलब वर्ष 2017 में धनबाद में स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में कोयलांचल यूनिवर्सिटी, बी में दिया गया जयपाल सिंह मुंडा यूनिवर्सिटी, सी विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी और डी में दिया गया बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जो वर्ष 2017 में धनबाद में स्थापित किया गया था। तो ये जो है ये विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था। हालांकि बाद में इसका नाम बदल के ये कोयलांचल विश्वविद्यालय ये कर दिया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं व्हाट वाज झारखंड नॉन एज द मुगल एरा, मतलब मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो जब मुगल लोग शासन कर रहे थे उस टाइम जो हमारा झारखंड राज्य है वो लोग झारखंड राज्य को खुखरा प्रदेश के नाम से पुकारते थे। खुखरा या फिर कुकरा, ये सभी दोनों नाम का यूज किया जाता था मुगल काल में, तो ये भी ध्यान में रखें। अब और भी जो डिफरेंट नाम है जैसे कि हो गया ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या फिर पुंड नाम से झारखंड को जाना जाता था, वायु पुराण में मुरंड नाम से जाना जाता था, विष्णु पुराण में मुंड नाम से जाना जाता था, भागवत पुराण में कीकट प्रदेश से इसको संबोधित किया गया था, समुद्रगुप्त के द्वारा ये मुरुंड देश कहा गया था, और महाभारत में जो मेंशन है ये पुंडरीक या फिर पशुभूमि के नाम से ये मेंशन है महाभारत में। और अगर पूर्व मध्यकालीन में देखा जाए तो ये कलिंद देश के नाम से झारखंड को जाना जाता है। तो ये सभी जो डिफरेंट नाम है जो एंशियंट टाइम में झारखंड को पुकारा जाता था, तो इसे भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न जानते हैं व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ झारखंड इन नेशनल मिनरल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यूएशन, मतलब धन मूल्यांकन की दृष्टि से राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना है। तो इसका योगदान जो है ये 26% है हमारे झारखंड का योगदान, जो कि राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में अगर देखा जाए तो, और ये धन मूल्य के आधार पर देखा जाए तो इसके आधार पे ये 26% में है, तो ये भी ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन क्या है वेयर वाज द कैपिटल ऑफ चेरो किंग्स, मतलब चेरो राजाओं की राजधानी कहाँ पर ये थी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में पलामू, बी सिंहभूम, सी में दिया गया देवघर और डी में दिया गया रामगढ़। तो जो चेरो राजाओं की जो राजधानी थी ये पलामू में ये सिचुएटेड थी, तो इसे भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द झारखंड नेशनल पोजीशन इन कोल रिजर्व, मतलब कोयला भंडारण में झारखंड का राष्ट्रीय स्थान कितना है। तो इसका स्थान जो है ये प्रथम स्थान है। हालांकि ये मैंने पिछले स्लाइड में भी ये डिस्कस कर दिया हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसे भी ध्यान में रखें क्योंकि ये ऐसे जो प्रश्न है ये बार बार पूछे जाते हैं, और मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ये मैंने उठाया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न वेयर इज घाघरी वाटरफॉल लोकेटेड, जो घाघरी झरना जो है ये कहाँ पर स्थित है हमारे झारखंड में। इसमें ऑप्शन दिया गया ए में बरही, बी नेत्रहाट और सी में दिया गया गोमिया और डी में दिया गया रांची। तो जो घाघरी झरना जो है ये हमारे झारखंड में ये नेत्रहाट में ये सिचुएटेड है, तो इसे भी ध्यान में रखें। नेत्रहाट काफ़ी अच्छा जगह है घूमने के लिए, अगर टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा जगह है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर नेत्रहाट जाएं, वहाँ के जो पर्यावरण है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उन सभी चीज़ों को देखें, वो आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा। और वहाँ पर ये एक चीज़ है, वहाँ पर जो सूर्य अस्त और जो सूर्य जो उगता है उन दोनों का जो वहाँ पर देखने का जो बनता है वो काफ़ी अच्छा दृश्य वहाँ पर देखने का बनता है। हालांकि एक बार मैंने भी नेत्रहाट गया था, वहाँ पर एक यहाँ पर ये पिग्मेलियन पॉइंट है जहाँ पर ये इसका एक पौराणिक कथा ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक चरवाहा था और उसको वहाँ के राजा जो था उसकी बेटी से प्यार हो गया था और ये राजा को स्वीकार नहीं था, तो ये दोनों के द्वारा यहाँ से मतलब ये पहाड़ी इलाका है वहीं से मतलब वो कूद गए थे, तो ऐसा वहाँ पर मानना है। तो उन्हीं दोनों का ये प्रतिमा वहाँ पर सिचुएटेड है, तो इसे भी ध्यान में मतलब क्या ध्यान में रखें। ये तो अगर आप देखने घूमने उमने के लिए जाएंगे तो आपको खुद ही ध्यान में आ जाएगा। तो मैं ये बस बता रहा हूँ कि मैंने गया था, तो एक बार ज़रूर आप भी जाएं, काफ़ी अच्छा जगह है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस चैनल के थ्रू रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो ज़रूर जुड़े, वहीं से आपको इसकी PDF मिल जाएगी रीड करने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट करें ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे।